हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज। आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 या यूनिट नंबर 12, स्टेट इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? अपनी इकोनॉमी, पॉलिटी और कल्चर को ग्लोबली कनेक्ट कर देना। ठीक है, इकोनॉमी को कैसे कनेक्ट करते हैं? जैसे कि आप देखेंगे कि एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस है, एक कंट्री से मतलब सारी कंट्रीज में फैली हुई है बेसिकली। ये एक कंट्री से क्या करती है, दूसरी कंट्री में सामान भेजती है। ठीक है, कहीं पे प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है, कहीं पे जो असेंबल हो रहा है, कहीं पे जो है वो अपनी गुड्स को बेच रही है। ठीक है, या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, पॉलिटिकली कैसे कनेक्ट हो रहे हैं? इंटरनेशनल, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का रोल कितना बढ़ता जा रहा है। आपस में जो पॉलिटिक्स है वो कितनी ज्यादा जो है क्या हो रही है, इमर्ज हो रही है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, कल्चर कैसे जो है, कैसे कल्चर जो है ट्रांसफर हो, जैसे यहाँ पे इंडिया में आप फॉर एग्जांपल देखो कैसे वेस्टर्न जो है कल्चर आया, कैसे जो लोग जो है इवॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, थ्रू थ्रू मतलब टुवर्ड्स वेस्टर्नाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे क्या मेन एक्टर्स है जो इन्वॉल्व हैं प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन में? नेशन स्टेट, इंडिविजुअल, एमएनसीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, जो मीडिया है। ठीक है, मीडिया का रोल देखो कैसे है, जैसे कि किसी अदर कंट्री में कुछ भी हो रहा है तो हम अपने यहाँ पे बैठ के देख सकते हैं कि हाँ भाई उस कंट्री की क्या हालात है, क्या इकोनॉमी में उनके हो रहे हैं, कुछ भी कोई मूवमेंट भी चल रहा होगा तो मैं यहाँ बैठे बैठे पता चल जाता है कि हाँ, कि ये उस कंट्री में हो रहा है। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब क्या अप्रोचेज है टू ग्लोबलाइजेशन? हमें बेसिकली थ्री अप्रोच पढ़नी है: हाइपर ग्लोबलिस्ट, सेप्टिक्स और ट्रांसफॉर्मेशनिस्ट। ठीक है, तो हाइपर ग्लोबलिस्ट का क्या कहना है कि स्टेट की जो पावर हो रही है वो क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। स्टेट की पावर क्यों डिक्लाइन हो रही है? बिकॉज जो इंटरनेशनल मार्केट है, जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, ये स्ट्रांग होती जा रही है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये दे बिलीव दैट इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज क्रिएटिंग न्यू फॉर्म ऑफ सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि सिविल सोसाइटीज। ठीक है, सुपर स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, these changes are accompanied by a worldwide consumerist ideology which displays traditional culture and ways of life and impose a new global common identity with a global civilization defined by universal standard set of market। यानी कि जो लोगों का ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, जो वर्ल्ड वाइड ग्लोबलाइजेशन से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कि जो लोग हैं उनका जो ट्रेडिशनल कल्चर है वो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं डिस्प्लेस होता जा रहा है, हटता जा रहा है, और एक न्यू वे ऑफ लाइफ यानी कि जो बेसिकली वेस्टर्नाइजेशन क्या हो रहा है, लोगों पे इम्पोज हो रहा है एक तरीके से। ठीक है, लोग क्या किसकी तरफ जो है ढलते जा रहे हैं, वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जो है ढलते जा रहा है। जैसे कि आप देखेंगे इंडिया में भी फॉर एग्जांपल लोगों के खाने पीने में चेंज आ गया, लोगों के जो है कल्चर पहनने में चेंज आ गया है। जो आप देखेंगे कि पहले लोग क्या पहनते थे, यहाँ पे सूट सलवार पहनते थे, अब आप मेनली किस में देखोगे, जीन्स टॉप में देखोगे, या कोई भी जो वेस्टर्न जो ड्रेसेस है उनमें देखोगे। खाने में अब आप देखोगे कितना ज्यादा जो लोग है फास्ट फूड खाने लगे हैं, पहले नहीं खाते थे। तो एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, हमारा कल्चर भी इम्पैक्ट हुआ है। कल्चर में भी क्या हुआ है, कल्चर भी इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट व्यू हम देखेंगे सिप्टिक्स का। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन इन्होंने क्या कहा, बोला है कि ग्लोबलाइजेशन ना ही न्यू है, ना ही ज्यादा रेवोल्यूशनरी है। क्यों उन्होंने कहा है? क्योंकि जो ट्रेड है, ट्रेड इन्होंने बोला कि 19th सेंचुरी से ही जो है क्या है, ट्रेड में और लेबर जो फ्लो है, यानी कि जो लेबर मोबिलाइजेशन है वो होता हुआ आ रहा है। ग्लोबलाइजेशन से सच कोई न्यू चेंज नहीं आया, इनका ये मानना है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हाई लेवल ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड। ग्लोबलाइजेशन हम किसको कह रहे हैं? जो ट्रेड जो ये बढ़ रहा है एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में, इसी को तो हम ग्लोबलाइजेशन कह रहे हैं, जो इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ रही है। तो सिप्टिक्स ने ये कहा है कि ये कुछ ऐसा न्यू कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले से भी हम जो है ट्रेड जो है देखते आ रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि पहले भी जो है ट्रेड होता है। यूरोपियन यूनियन स्टेट रेगुलेट ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, नो ग्लोबल गवर्नेंस और वेस्टर्न डोमिनेंस, यानी कि इन्होंने ये बोला है कि कोई ऐसा अच्छा हमें कोई ग्लोबल गवर्नेंस देखने के लिए नहीं मिलती है। ग्लोबल गवर्नेंस का मतलब क्या है कि भाई जो वेस्टर्न है या ईस्टर्न है, यानी जितने भी पार्ट्स है कंट्री के, वो इक्वली जो है ग्लोबल गवर्नेंस मतलब वो हुआ। अब ये क्या कह रहे हैं कि वेस्टर्न डोमिनेंस देखने को मिलता है, यानी हर चीज में वेस्टर्नाइजेशन देखने के लिए मिलता है कि वेस्टर्न जो वहाँ का कल्चर है वो अदर कंट्रीज से अगर ये अपना रही है एक तरीके से। कोई ग्लोबल गवर्नेंस नहीं है, यानी कि सारी कंट्रीज जो है इक्वली गवर्न नहीं कर रही हैं। जो वेस्टर्न जो यूरोप है, या एक तरीके से कह लो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है, उन्हीं का जो है बोलबाला या डोमिनेंस देखने के लिए अदर कंट्रीज पे मिल रहा है। ये सिपिक्स का व्यू था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे थर्ड, ट्रांसफॉर्मेशनिस्ट का क्या व्यू था। इन्होंने एक बैलेंस व्यू दिया है, ये बिलीव करते हैं ग्लोबलाइजेशन इज ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड एंड सी इट द वर्ल्ड एंड सी इट एज अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द रैपिड सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंजेस दैट आर रीशेपिंग मॉडर्न सोसाइटीज एंड वर्ल्ड ऑर्डर। यानी कि इनका मानना ये था
कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो एक ट्रांसफॉर्म कर रहा है वर्ल्ड को धीरे धीरे, ठीक है, सोशली भी, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी, ठीक है। इन्होंने ये भी बोला है कि ट्रांसफॉर्म करा है सब इंस्टीट्यूशन को इंक्लूडिंग स्टेट, यानी स्टेट का भी जो है हमें ग्लोबलाइजेशन के कारण स्टेट भी क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। इन्होंने बेसिकली ट्रांसफॉर्माइजेशन पे जो क्या किया, स्ट्रेस दिया है एक तरीके से। इम्पैक्ट ऑन स्टेट सोवर्निटी। अब ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ है स्टेट की पावर पे। तो ट्वेंटी सेंचुरी से जो है स्टेट की पावर में ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिला है। पहला जो सब टॉपिक हम ये देखेंगे, चैलेंज फ्रॉम द न्यू वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी जो न्यू वर्ल्ड एक तरीके से क्रिएट हुआ आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, तो इससे क्या जो है इम्पैक्ट आया स्टेट पे। तो टू मेजर चेंजेस हमें देखने के लिए मिले। पहला है इकोनॉमिकल इंटरनेशनल प्रोसेसेस विच हैव इम्पैक्टेड ऑन स्टेट सोवर्निटी। फाइनेंशियल वर्ल्ड इकोनॉमी नॉट इन कंट्रोल ऑफ स्टेट, यानी कि जो पूरा जो फाइनेंशियल वर्ल्ड है, अब जो ये इकोनॉमी है जो कंट्रोल में नहीं रही किसकी, स्टेट की। क्यों नहीं रही? क्योंकि जो एमएनसीज आ रही हैं, बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन आ रही है, अब सपोज करो फॉर एग्जांपल, एक कंट्री से दूसरी कंट्री अगर कोई कंपनी आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो एम्प्लॉयमेंट भी लेके आएगी, अपने वहां से लोग तो लेके नहीं आएगी काम करने के लिए, वहीं के जो लोग हैं वही काम करेंगे उस कंपनी में, ठीक है। एमएनसीज क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो क्या होगा, लोगों का जो लिविंग है, ठीक है, वो भी जो है इम्प्रूव होगा। तो जिस भी कंट्री में एमएनसी जाती है तो उसी कंट्री का बेसिकली फायदा होता है, क्योंकि एमएनसी क्या करती है, टैक्स भी पे करती है गवर्नमेंट को, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रही है, ठीक है, और इवन टेक्नोलॉजी भी वो अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी भी लेके आते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से एक्सचेंज हो रहा है टेक्नोलॉजी का भी, ठीक है। कम्युनिकेशन जो है अच्छा हो रहा है। तो एमएनसीज क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है स्टेट को, इसी वजह से, क्योंकि वो क्या कर रही है, स्टेट के बेनिफिट के लिए बेनिफिट ही है एक तरीके से, कि उनके लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, ठीक है, रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है, तो इसलिए वो स्टेट को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट आर इरोडिंग द बाउंड्रीज बिटवीन नेशनल मार्केट। अब आप देखो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत ज्यादा इजी हो गया, कम्युनिकेशन एक कंट्री से दूसरी कंट्री जो है बहुत ज्यादा इजी हो गया है, ठीक है। हमारे अब हमें मान लो यहाँ से अगर किसी दूसरी कंट्री में अगर कॉल भी करना है, तो हम कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा इजी हो गया बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो उन्होंने क्या बोला, एक तरीके से जो बाउंड्रीज है बिटवीन नेशनल मार्केट वो क्या होती है, इरोड होती जा रही है। International policy making, investment, employment, and revenue within a state is often affected by the activities of MNC and change in the world economy. जो इंटरनल पॉलिसी मेकिंग है वो भी क्या हो रही है, उसको भी कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, एमएनसी इन्फ्लुएंस कर रही है। सेकंड, नेक्स्ट क्या, चैलेंज फ्रॉम न्यू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड सब टॉपिक है कि क्या चैलेंजेस मिल रहे हैं हमें, जो न्यू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी, जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ये सब, इनसे क्या जो है चैलेंज फेस कर रही है स्टेट, ठीक है। तो 20वीं सेंचुरी में हम देखेंगे कि 37 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती थी और 176 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो ग्लोबली वर्क कर रही थी। फिर हमें क्या देखने के लिए मिलता है, कितना नंबर बढ़ गया है इसका, 300 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, 4000 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने के लिए मिलती है। तो इस राइज की वजह से क्या हमें देखने के लिए मिला, न्यू फॉर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग देखने के लिए मिली है, जो कि इन्वॉल्व करिए नंबर ऑफ स्टेट, यानी जितने जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, इसमें बहुत जो है अदर बहुत सारी स्टेट जो है मेंबर्स होते हैं। जैसे आप यूएन देख लो, यूएन में कितनी सारी स्टेट्स जो है, स्टेट क्या है, मेंबर है। वर्ल्ड बैंक देख लो, आईएमएफ, इनके अंदर भी तो बहुत सारी स्टेट जो है मेंबर है इनके। तो इससे क्या हमें देखने के लिए मिलता है, डिसीजन मेकिंग जो पावर है उसमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है बहुत सारे स्टेट्स का, ठीक है। जो मेन जो हमें देखने के लिए मिले हैं ग्लोबल लेवल पे वो क्या है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, ठीक है। यूरोपियन यूनियन क्या है, एक सुपरा स्टेट बॉडी है, जैसे मैंने पीछे बताया था ना, सुपरा स्टेट बॉडी डेट कैन मेक लॉ, जो कि क्या बना सकती है, लॉ बना सकती है, इवन पनिश कर सकती है अगर कोई यूरोपियन यूनियन की जो रूल्स और रेगुलेशन है उनको क्या करता है, वायोलेट करता है, ठीक है। और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर सकती है कौन सी स्टेट पर, जो भी स्टेट जो यूरोपियन यूनियन के पार्ट होंगे उन पर। तो आप देख रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। चैलेंज फ्रॉम इंटरनेशनल लॉ। अब इंटरनेशनल लॉ से क्या चैलेंज है, इंट्रोड्यूस न्यू फॉर्म्स ऑफ रेगुलेशन, राइट्स एंड ड्यूटी विच एक्ट एज कंस्ट्रेंट ऑन स्टेट, यानी कि जो इंटरनेशनल लॉ है, देखो एग्जांपल से समझते हैं। यूएन ने 2005 में
एक एक्ट निकाला रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट की बात की, जिसके अंदर यूएन को राइट है, मतलब यूएन क्या कर सकता है, इंटरवीन कर सकता है इन डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ अ पार्टिकुलर स्टेट इफ द स्टेट हैज फेल्ड टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन। यानी कि बाई चांस मान लो किसी भी कंट्री में इस टाइप की कुछ स्थिति बन जाती है जहाँ स्टेट जो है अपने सिटीजन को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, ये सिटीजन जो है वहां के स्टेट के खिलाफ जो क्या करे मूवमेंट वगैरह कर रहे हैं, और जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा वर्स होगी, तो यूएन के पास ये अधिकार है, यानी यूएन के जितने भी मेंबर होंगे किसी भी स्टेट में ऐसा हो जाता है तो यूएन के पास ये अधिकार है कि यूएन क्या कर सकती है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, डोमेस्टिक अफेयर में किसी भी कंट्री के इंटरवीन कर सकती है, और जो पावर है यानी वो डिसीजन ले सकती है ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट। अब आप देख लो कि कितनी सुप्रीम पावर है जो यूएन के पास, मतलब जो यूएन के मेंबर हैं, अगर किसी भी स्टेट में ऐसा कुछ होता है तो यूएन जो है डिसीजन ले सकती है। तो इसी को बोला है कि जब ग्लोबलाइजेशन आया और ये इस टाइप की इंटरनेशनल बॉडीज बनी, तो इनसे कैसे इंटरनेशनल लॉ भी जो है क्या कर रहे हैं, किसी भी स्टेट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, अब इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ स्टेट, यानी कि इंटरनली अब क्या, ये तो हमने ग्लोबली देख लिया, अब इंटरनली क्या जो है डिसीजन मेकिंग पे या किसी भी चीज पे स्टेट की फर्क आया है। तो डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, ठीक है, सिविल सोसाइटी और कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गया। ठीक है, सिविल सोसाइटीज का क्या काम होता है, अब कोई मान लो कोई स्टेट कुछ भी रूल या पॉलिसी बना रही है जो कि लोगों के फेवर में नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो सिविल सोसाइटी भी कैसे एक्ट करती है, एज चेक और बैलेंस ऑन स्टेट। ठीक है, सेकेंड हम देखेंगे एसएपी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने इंट्रोड्यूस किए थे, उससे भी क्या हुआ, स्टेट की पावर कहीं ना कहीं हमें देखने के लिए मिली, डिक्लाइन हुई है। कैसे, जब जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम थे, जब वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने इंट्रोड्यूस किए थे और जिन जिन स्टेट ने इनको क्या किया, माना था, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के अंदर बेसिकली जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ था, इन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे। ठीक है, यानी जो जो कंट्रीज इन रूल्स एंड रेगुलेशन को मानेगी, तो उनको ये क्या करते थे, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ फंड्स देते थे। ठीक है, यानी पैसा प्रोवाइड करते थे अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, कि अपनी इकोनॉमी को आप सुधारो, हम आपको पैसा दे रहे हैं। ठीक है, आप अपने स्टेट में काम करो, यानी अपनी कंट्री में काम करो। ठीक है, इकोनॉमी को जो है अपनी बूस्ट करो, पैसा हम दे रहे हैं, बट उस पैसे के बदले ये जो फंड प्रोवाइड करते थे, उस पैसे के बदले इनकी क्या जो है मांगती, यानी रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि जो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी है ना, उसको ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, यानी उस पर ये डिसीजन दे सकते हैं वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। ठीक है, अब कैसे डिसीजन दे सकते हैं, मान लो कोई टैक्स पॉलिसी है, कहीं पे टैक्स, मान लो आप कहीं पे आपने इंपोर्ट बढ़ा रखे हैं, किसी कंट्री पे आपने इंपोर्ट बढ़ा रखे हैं और वर्ल्ड बैंक चाहता है कि आप अपने इंपोर्ट क्या करो, कम करो, तो आपको कम करने ही पड़ेंगे क्योंकि आपने उनसे फंड ले रखा है। ठीक है, तो इस टाइप से क्या है, ये जो बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, ये डिसीजन मेकिंग को भी स्टेट की क्या कर रही थी, इन्फ्लुएंस कर रही थी। सेकंड टॉपिक है एथनिक रिसर्जेस। एथनिक रिसर्जेंस बेसिकली उनके लिए थे जो लोकल एकदम ट्राइबल पीपल थे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या लोगों के कल्चर पे भी इफेक्ट पड़ा, तो इसमें हम ये देखेंगे 1980s के टाइम पे एथनिक मूवमेंट हमें देखने के लिए मिले, नॉट ओनली इन डेवलपिंग वर्ल्ड बट एडवांस कंट्री में भी, यानी जो डेवलप हो चुकी है उसमें भी। एग्जाम्पल क्या है, कनाडा। ठीक है, क्योंकि जो ग्लोबलाइजेशन था वो एक ग्लोबल कल्चर प्रमोट कर रहा था, या बेसिकली वेस्टर्न जो कल्चर है उसको जो है इम्पोज कर रहा था अदर वर्ल्ड, पूरे जो अदर कंट्रीज है उन पर। ठीक है, और एथनिक ग्रुप्स क्या चाहते थे कि हम जो हमारा जो लोकल कल्चर है हम उसी में रहें, हम वो ग्लोबल कल्चर है उसको अपनाना नहीं चाहते थे। ठीक है, तो इसलिए क्या चल रहे थे, मूवमेंट चल रहे थे। अब कुछ क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, कुछ ग्रुप्स ऐसे थे जो कि बिलीव करते थे दैट कल्चर आइडेंटिटी एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी कैन बी मेंटेन अंडर स्टेट, यानी स्टेट के अंडर रह के भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो कल्चर आइडेंटिटी है और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। एग्जाम्पल हमें देखने के लिए मिला यूएसएसआर में। ठीक है, कुछ एथनिक ग्रुप्स ऐसे थे जो कि जिनका मानना ये था दैट नेशनल एस्पिरेशन कैन नॉट बी अचीव विदाउट फुल इंडिपेंडेंट स्टेटहुड, यानी कि जो हमारी नेशनल एस्पिरेशन है उसको हम बिना किसी इंडिपेंडेंट स्टेट के अचीव नहीं कर सकते। ये हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है, यूगोस्लाविया में। थर्ड स्टेट डज नॉट लुक द इंटरेस्ट ऑफ एथनिक ग्रुप, यानी कुछ एथनिक ग्रुप के लिए स्टेट जो क्या कर रही थी, उनके इंटरेस्ट की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही थी, जैसे कि बैकवर्ड एंड मार्जिनलाइज दलित इन इंडिया। ठीक है, फिर भी रिजर्वेशन जैसी पॉलिसीज जो है हमें देखने के लिए मिलती हैं, जो कि किसके फेवर में वर्क कर रही हैं, बेसिकली SC ST है ना, उन्हीं को तो हम कहते हैं ना शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब। फिर भी अगर हम उस टाइम पे देखें, बिल्कुल एकदम जिस टाइम पे इंडिपेंडेंस मिली थी, तो उस टाइम पे कंडीशन जो दलित थे इनकी इतनी अच्छी नहीं थी, जो कंडीशन अब भी फिर भी बेटरमेंट हमें देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक था ऑफ दिस चैप्टर।
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।